हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एम ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आई अशोक शर्मा एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। पिछली क्लास में अब तक हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाटर रिसोर्स के बारे में बात की, साथ में हमने एग्रीकल्चर के इंट्रोडक्शन को देखा था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। जिन बच्चों ने हमारी पिछली क्लास नहीं ली है, किसी भी कारण से मिस हो गई है, वो बच्चे हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासों के लिंक दिए गए हैं, उन पर जाकर क्लिक करके उन क्लासों को देख सकते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर हमने थोड़ा थोड़ा उनके बारे में देखा था क्या होते हैं। आज हम उनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर में हमने थ्री टाइप देखे थे: प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग और साथ में कॉमर्शियल फार्मिंग को देखा था। अब हम बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग क्या होती है। सबसे पहले प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग ये इंडिया के कुछ एरिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में भी अपने को देखने को मिलती है। मैंने पहले ही बताया था कि पास्ट टाइम में, एनिशियंट टाइम में इंडिया के अंदर इस तरीके की फार्मिंग को किया जाता था। एक लैंड के एक छोटे एरिया के ऊपर कुछ प्रिमिटिव टूल्स की हेल्प से, लाइक होए, डाओ एंड डिगिंग स्टिक्स की हेल्प से इसको किया जाता था। साथ में इसके अंदर किसी भी तरीके की लेबर नहीं, एक फैमिली एंड कम्युनिटी लेबर ही इसके की हेल्प से ही इसको कंप्लीट किया जाता था। प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग टोटली मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी, सोयल एंड सुटेबल ऑफ एनवायरनमेंट कंडीशन, इन्हीं के ऊपर डिपेंड थी। पूरी तरीके से, एक तरीके से हम बात कह सकते हैं कि नेचुरली थी, नेचर के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड थी हमारी प्रिमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग। किस तरीके से वो हम देखते हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके के फर्टिलाइजर्स या फिर किसी भी तरीके की मॉडर्न टेक्निक को यूटिलाइज नहीं किया जाता है। इसके अंदर एक नाम आता है स्लैश एंड बर्न। ये काफ़ी बार आप लोगों ने सुना होगा कि एक जगह को साफ कर जलाकर साफ करके उसके ऊपर फार्मिंग की जाती है। इस तरीके की फार्मिंग पास्ट या एनिशियंट टाइम में होती थी। प्रेजेंट टाइम में इस तरीके की फार्मिंग नहीं की जाती। एक लैंड के एक छोटे पार्ट, एक छोटे एरिया के ऊपर इस तरीके की फार्मिंग होती थी। वहाँ पर उस टुकड़े को, लैंड के उस पार्ट को या उस टुकड़े को साफ करके और उसके ऊपर जो फूड अदर फार्मिंग उसके ऊपर की जाती थी। इसके अंदर लैंड के उस एरिया की जब फर्टिलिटी डाउन हो जाती तो उस स्थान को छोड़कर, उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर या दूसरे लैंड के पार्ट पर एग्रीकल्चर या फार्मिंग शुरू कर दी जाती। इस तरीके से जब ट्रांसफ़र होते थे एक जगह से दूसरी जगह पर, वो ट्रांसफ़र होते रहते थे। इससे जो लैंड फर्टिलिटी थी वो कंटिन्यू बनी रहती थी। लेकिन इसके अंदर किसी भी तरीके के मॉडर्न फार्मिंग मेथड या फिर किसी भी तरीके की फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज नहीं किया जाता था। इस वजह से यहाँ पर प्रोडक्टिविटी बहुत ही कम होती थी। इस तरीके की इंटेंसिव फार्मिंग को अलग अलग नामों से अपनी कंट्री में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से जाना जाता है। लाइक झूम या फिर झूमिंग नाम से इसको असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड के एरिया में जाना जाता है। साथ में मणिपुर में इसको पामलू और छत्तीसगढ़ के बस्तर एंड अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर इसे दीपा के नाम से जानते हैं। ये था हमारा प्रीमिटिव सस्टेंस फार्मिंग, जो कि प्रेजेंट टाइम में नहीं होता है। बहुत ही कम एरिया के अंदर प्रेजेंट टाइम में हो रहा है। हालांकि इस तरीके की फार्मिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। कुछ एरिया ऐसे हैं, बहुत ही कम एरिया ऐसे हैं जिन पर ऐसी फार्मिंग अपने को देखने को मिलती है। ये एनिशियंट टाइम या फिर अपने जो पास्ट टाइम की हम बात करते हैं, उस टाइम ऐसी फार्मिंग अपने को इंडिया में देखने को मिलती थी। अब हम बात करते हैं अपने एग्रीकल्चर के नेक्स्ट टाइप की, इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग। ये फार्मिंग मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होता है, एक ऐसा लैंड एरिया जहाँ पर पॉपुलेशन प्रेशर हाई हो, ऐसे एरिया के अंदर इस तरीके की फार्मिंग होती है। इसके अंदर अपने को जब पॉपुलेशन हाई है तो हमें प्रोडक्शन भी क्या चाहिए, हाई चाहिए। तो इस वजह से इसमें बायो केमिकल या फिर अपने इरिगेशन, इन दोनों चीज़ों को यूटिलाइज किया जाता है। फर्टिलाइजर्स को इसमें यूज़ किया जाता है जिससे हाई प्रोडक्शन किया जा सके। और हाई प्रोडक्शन को आप लोगों को समझ गए होंगे, हाई प्रोडक्शन क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन को, अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सभी लोगों को फूड फैसिलिटी अवेलेबल करवानी पड़ती है। और फूड फैसिलिटी कब होगी? जब हमारे पास उनके लिए पर्याप्त क्वांटिटी में फूड अवेलेबल हो। और वो तभी हो सकता है जब हम उसके अंदर फर्टिलाइजर्स, तो इसके अंदर इंटेंसिव फार्मिंग, इसके अंदर बायोकेमिकल फर्टिलाइजर्स और इरिगेशन यूज़ होता है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बना सकते हैं। और उस मोर प्रोडक्शन को, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन जब होता है तो उसको पॉपुलेशन के अंदर आराम से ईजिली जो है उनको सप्लाई
किया जा सकता है। डिमांड एंड सप्लाई, जितनी डिमांड होगी उतनी सप्लाई करनी ही पड़ेगी, क्योंकि सप्लाई जो है डिमांड के अकॉर्डिंग नहीं हो पाई तो फिर उसके अंदर क्राइसिस अपने को देखने को मिलते हैं। ये था हमारा इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम में अपने को देखने को मिलता है। लेकिन इसके अंदर धीरे धीरे जो प्रोडक्टिविटी घटने का रीज़न है, उसका मेन रीज़न यहाँ पर फर्टिलाइजर्स या इरिगेशन नहीं होता है। उसका मेन रीज़न यहाँ पर है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उस तरीके से लैंड एरिया जो है वो डिवाइड होते जा रहे हैं। और डिवाइड होने की वजह से वहाँ पर एक फार्मिंग के लिए जो एरिया था वो धीरे धीरे दिन ब दिन घटता चला जा रहा है, और वो एक मेन रीज़न है वहाँ पर। इस तरीके से मैंने अभी बताया कि लैंड एरिया अलग अलग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड हो रहा है तो वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो उनके पास दूसरा एम्प्लॉयमेंट है नहीं, तो उस वजह से वो वहाँ पर क्या कर रहे हैं, उस लैंड के एक छोटे पार्ट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूटिलाइज करते जा रहे हैं, जिससे वहाँ पर लैंड फर्टिलिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। वो एक सबसे बड़ा रीज़न बनता जा रहा है। लैंड फर्टिलिटी वहाँ पर जितना फर्टिलाइजर्स को यूज़ करेंगे, इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूटिलाइज जितना ज़्यादा होगा, उतनी धीरे धीरे अपनी लैंड फर्टिलिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। अभी मैंने उसमें बताया था आपको प्रीमिटिव सब्सटेंस फार्मिंग के अंदर कि वहाँ पर लैंड के एक एरिया को छोड़कर जब वहाँ पर फर्टिलिटी कम होने लगती थी तो उस एरिया को छोड़ दिया जाता था, फिर दूसरी जगह पर होता था। यहाँ पर कंटिन्यू सीजन के अंदर, जैसे हम टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर आगे बात करेंगे किस तरीके से अलग अलग, जैसे रबी, खरीफ, जायद, इनको अलग अलग सीजन में तैयार किया जाता है। तो एक ही लैंड के ऊपर ये सभी तैयार हो रहे हैं। सभी तैयार होने के साथ साथ यहाँ पर जो है हम मॉडर्न टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं, जो हमारे केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूज़ कर रहे हैं। उनकी वजह से यहाँ पर धीरे धीरे लैंड फर्टिलिटी भी डिक्रीज होती जा रही है। ये एक माइनस पॉइंट अपने को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग एक तरीके से यहाँ पर हाई यील्ड वेराइटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इनको पूरी तरीके से यूज़ किया जा रहा है। इनको इसलिए क्योंकि कॉमर्शियल फार्मिंग आप नाम से ही जान गए होंगे, जिनको मार्केट के अंदर सप्लाई करना है, बेचना है अपने को, जिससे अपना एक इनकम लेवल इंक्रीज करना है, तो वो यहाँ पर हो गया। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बता दें कि हर स्टेट में या फिर हर एक प्लेस के अंदर एक कॉमर्शियल फार्मिंग की डेफिनेशन बदल जाती है। किस तरीके से, इसके लिए एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि राइस एक कॉमर्शियल क्रॉप भी है और एक सस्टेंस क्रॉप भी है। पंजाब हरियाणा के अंदर ये कॉमर्शियल क्रॉप है और उड़ीसा के अंदर एक सस्टेंस क्रॉप है, क्योंकि वहाँ उड़ीसा के अंदर इसको फूड के रूप में यूटिलाइज किया जा रहा है, जबकि हरियाणा और पंजाब इसको क्या कर रहे हैं, बाहर के एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। वो उनके लिए कॉमर्शियल फार्मिंग हो गई। तो इस तरीके से अब इसके अलावा इसके अंदर हाई यील्ड वेराइटीज़, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इनको यूज किया जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ होते हैं, इस वजह से इसका प्रोडक्शन भी बड़ी क्वांटिटी में तैयार होता है। और इसके अंदर प्लांटेशन को भी इंक्लूड किया गया। प्लांटेशन एक कॉमर्शियल फार्मिंग सिस्टम में इंक्लूड होता है कि टाइप ऑफ फार्मिंग के अंदर, क्योंकि एक सिंगल क्रॉप जो है एक लार्ज एरिया के अंदर ग्रोन की जाती है, उगाई जाती है, उसको तैयार किया जाता है। इस तरीके की फार्मिंग को हम जो है कॉमर्शियल फार्मिंग में लेते हैं। कुछ इस तरीके के इंडिया में एग्जांपल है, लाइक टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, इस तरीके की फार्मिंग के अंदर प्लांटेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं। कॉमर्शियल फार्मिंग इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर एक तरीके से डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है, वो चाहे किसी भी तरीके के डेवलपमेंट हो, क्योंकि उससे फॉरेन करेंसी भी आने की उम्मीद बन जाती है। ये हमारे कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सभी तरीके मार्केट, इन सब का भी इसके अंदर बहुत बड़ा एक पार्ट मौजूद होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें इंक्लूड होती हैं, तभी हमारी कॉमर्शियल फार्मिंग पूरी तरीके से डेवलपमेंट को बढ़ावा देती है, साथ में लेकर चलती है, फिर बढ़ावा देती है। अब हम बात करते हैं फार्मिंग सिस्टम की या फिर क्रॉपिंग पैटर्न के अंदर। इसको आपको मैंने अभी बताया था कि इंडिया के अंदर जो भी क्रॉप ग्रोन होती हैं इंडिया के अंदर, उनको सीजन के अकॉर्डिंग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, रबी, खरीफ एंड जायद। रबी क्रॉप
रबी क्रॉप विंटर सीजन में तैयार होती है, आपको पता है, अक्टूबर टू दिसंबर। और अपनी जब बात करते हैं समर सीजन की, तो उसमें अप्रैल टू जून तैयार की जाती हैं फसलें। रबी के अंदर मैं बता रहा था आपको कि अक्टूबर टू दिसंबर उनको फसलों को क्रॉपिंग होती है, उसके बाद में उनकी कटाई जो है अप्रैल टू जून के मिड में की जाती है। इसके अंदर रबी के अंदर अपने वीट, मस्टर्ड, इनको इंक्लूड किया जाता है। इस तरीके से हम जब खरीफ की बात करते हैं तो खरीफ जैसे मानसून की एंट्री होती है, मानसून की एंट्री के साथ में सितंबर टू अक्टूबर इसको पूरी तैयार हो जाती है, इसको काट लिया जाता है और मानसून एंट्री के साथ में इसकी बुआई की जाती है। इसके अंदर अपने राइस आता है, ज्वार, बाजरा, इनको इंक्लूड किया जाता है, कॉटन, जूट, ग्राउंड नट्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा मैंने एक नाम और बताया था, जायद। इन दोनों के बीच में रबी और खरीफ जो अपनी फार्मिंग के बारे में मैंने बताया, उसी के बीच में मिड जो टाइम होता है अपना जो समर सीजन का, उसी में एक कुछ फसलें लगाई जाती हैं जिनको जायद बोला जाता है। जायद के अंदर अपने वाटरमेलन, मस्कमेलन, इनको इंक्लूड करते हैं। वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स। मैं बताना चाहूँगा कि शुगर कैन को तैयार होने में पूरा 1 साल लगता है। इसको 1 ईयर, ये ऐसा क्रॉपिंग सिस्टम है जिसको 1 साल में तैयार किया जाता है। उसमें किसी भी तरीके से ऐसे नहीं है कि रबी खरीफ जायद इस तरीके से बोएगी और वो तुरंत तैयार हो गई। इसमें 1 साल का टाइम लगता है पूरा। तो ये थे हमने बात की थी इसमें तीनों फार्मिंग की, जो हमारे टाइप ऑफ फार्मिंग थी। साथ में हमने इसके अंदर देखा किस क्रॉपिंग पैटर्न को। तो आज का वीडियो आपको आई होप पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कुछ मैन अपनी जो फार्मिंग टेक्निक है या फिर अपने जो मेजर क्रॉप हैं उनके बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।